हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज के एपिसोड में हम बात करते हैं तरबूज की खेती के बारे में। तरबूज की खेती, जो कि ये जायद की फसल है, जायद की सीज़न में इसकी खेती की जाती है। ये बहुत ही अच्छी खेती होती है और इसमें आप कम समय में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बात करते हैं तरबूज की खेती के। जब शुरुआत हम करते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं तरबूज की खेती करने के लिए हमको किस प्रकार की मिट्टी का चयन करना चाहिए, यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं, जब हम तरबूज की खेती करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात होती है कि हमारे पास जो ज़मीन है उसका टाइप कौन सा है, कैसे टाइप की ज़मीन है और किस प्रकार की खेत की कंडीशन है। तो किसान साथियों, बात करते हैं, जो तरबूज की खेती के लिए जो उत्तम ज़मीन होती है, उत्तम मिट्टी जो होती है, वो दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी तरबूज की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप अगर कभी सिंचाई करते हैं या बरसात भी हो जाती है तो पानी का जल भराव ज़्यादा नहीं होता है। और जल भराव ज़्यादा नहीं होता है, इसके साथ साथ अगर बरसात हो भी जाती है या पानी भरते हैं तो वो जो है जल्दी ही सूख जाता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, हमको ये भी ध्यान में देना है कि मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है। मिट्टी में सही संतुलित मात्रा में उसके अंदर जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए और मिट्टी का जो पीएच मान है वो जो है 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य होना चाहिए, यानी कम से कम जो है 6 से नीचे नहीं होना चाहिए पीएच मान उसका, और 7.5 से उसका अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे पीएच अगर ऊपर है या ज़्यादा नीचे है तो हमारी जो ज़मीन है वो प्रॉपर उसके लिए फर्टाइल नहीं मानी जाएगी और उसमें हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी का परीक्षण करा के हमको ये भी पता करना है कि कितना पीएच है। अगर पीएच कम है तो उसमें चूना की मात्रा डाल के और उसके लिए हम जो है मेंटेन कर सकते हैं, और पीएच अगर बहुत ज़्यादा अधिक यानी क्षारीय है ज़मीन तो हम उसमें फिर पायरेट या जिप्सम डाल के और उसके लिए कंट्रोल में कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं कि हमको तरबूज की खेती करने के लिए किन किन विधियों के बारे में हम तरबूज की खेती कर सकते हैं, कौन कौन विधियों से तरबूज की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, तरबूज की खेती करने के लिए 2 पद्धतियां हैं जो पर्याप्त रहती हैं। एक तो होती है नर्सरी डाल के और हम उसके पौधों की प्लांटिंग करते हैं, और एक पद्धति होती है जिसकी हम डायरेक्ट सीड की बुवाई करते हैं। तो तरबूज की जो नर्सरी डाल के उसकी हम बुवाई करते हैं, रोपाई करते हैं, उसका टाइम थोड़ा पहले का था। वो चूँकि जनवरी में जो अगेती हम तरबूज करते हैं तो उसमें जनवरी के महीने में हम उसकी पौध डालते हैं और उसके लिए हम प्लांटिंग करते हैं। लेकिन जब मार्च के महीने में या फरवरी के लास्ट में हम उसकी बुवाई करते हैं तो हम डायरेक्ट सीड से बुवाई कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो सीड की बुवाई की जाती है, बीज की सीधी बुवाई की जाती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, तरबूज की बुवाई करने के लिए हमको 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 ग्राम बीज लेते हैं, क्योंकि इसकी जो बेल है वो काफ़ी फैल के चलती है तो बीज की मात्रा ज़्यादा नहीं पड़ती है। लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को अच्छी प्रकार से उसका डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो 1 एकड़ में हम इसका जो है 200 से 250 ग्राम बीज भी ले सकते हैं, यानी 50 ग्राम बीघा के हिसाब से भी इसका बीज बोया जाता है। तो 300 ग्राम या 250 ग्राम हम 1 एकड़ में ले सकते हैं इसका बीज, और इस प्रकार से हम इसकी बुवाई करते हैं। बुवाई करने के लिए हमको खेत में जगह जगह पर उसमें पर्याप्त नमी खेत में होती है तो उसमें हम जगह जगह पर उसके लिए बीज को बो देते हैं। एक स्थान पर हम लगभग 3-4 बीज बोते हैं, जिससे कि 1 या 2 बीज
होते हैं तो वो उनका जर्मिनेशन हो जाए। इस प्रकार से हम बीज को बोते हैं और बीज को बोने के पश्चात में लगभग उसकी 4 से 5 दिन में उसका अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने के पश्चात में उसकी फिर जो है बेल फैलने लगती है। तो बुवाई के लगभग जो है 15 से 20 दिन के पश्चात हम उसकी जो जहाँ भी बीज जमता है उसकी हम निराई गुड़ाई करते हैं, जिससे कि हम अपने खरपतवारों को उससे हटा सकें खेत से। निराई गुड़ाई करने के पश्चात में फिर हम उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई जब 15 दिन की हमारी फसल हो जाती है, 15 से 20 दिन की फसल हो जाती है, फिर हम एक हल्की सिंचाई खेत में कर देते हैं। हल्की सिंचाई करने से ये होता है कि उस पर उसकी बेल फैलने लगती है और उस समय पे फिर हमारे लिए तरबूज के खेत में कुछ फर्टिलाइज़र हैं उनका भी उसमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हम उसमें यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, यूरिया के साथ साथ हम उसमें जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया और जिंक का प्रयोग करने से ये होता है कि बेल उसकी पर्याप्त मात्रा में फैलने लगती है और उसमें जो है पौधे का विकास सही हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत में इस तरीके से करते हैं। दूसरे किसान साथियों ये भी है कि अगर हम उसकी नर्सरी की जब प्लांटिंग करते हैं तो हम मल्चिंग पर भी उसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। खेत में मल्चिंग प्रॉपर बिछाकर और उसमें पौधे से पौधे की दूरी के लिए लगभग हम 15 से 20 इंच तक रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी के लिए हम लगभग 5 फीट तक रख सकते हैं। इस प्रकार से हम उसके लिए हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इससे ये रहता है कि जो मल्चिंग पर हम जो भी लगाए हैं अपना, जो मल्चिंग पर हम उसकी प्लांटिंग करते हैं, उससे ये रहता है कि जो भी हमारा पौधा है वो पर्याप्त मात्रा में फैलता है और प्लस उसमें हमको पानी अधिक नहीं देने पड़ते हैं। निराई गुड़ाई करने की हमारी जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है और पानी भी उसमें हम लगाते हैं तो ड्रिप के माध्यम से लगाते हैं तो कम पानी में हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम प्लांटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मल्चिंग पर उसकी प्लांटिंग की जाती है। मल्चिंग पर प्लांटिंग करने के लिए हमको पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। वो मैंने बताया स्टार्टिंग में आपके लिए, पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। पहले नर्सरी तैयार करके फिर उसके लिए हम प्लांटिंग करते हैं। तो वो भी विधि ठीक है, कारगर है, उसमें भी हम अच्छे से अपनी फसल के लिए कर सकते हैं। लेकिन हम जो डायरेक्ट बुवाई करते हैं उसमें भी हम अपनी फसल को अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए उस समय हम अपने खेत की सिंचाई कर देते हैं, फिर उसमें हम कुछ जो फर्टिलाइज़र हैं उनका उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ हमें अपनी फसल का ध्यान रखना होता है कि हमको कब क्या उसमें देना है। तो इसी के साथ साथ उस समय पे जब हमारी फसल 1.5 महीना की हो जाए यानी 45 दिन को क्रॉस कर जाए, उस समय पे हमको खेत में पानी के साथ साथ उसमें हम कुछ PGR होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलर, उनका अप्लाई करते हैं। उनका अप्लाई करने से ये होता है कि फसल में जो हमारे उस समय पे फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं तो फूलों की संख्या अधिक होती है और फूल जब अधिक बनते हैं तो उसके साथ साथ हमारे फल भी बनने उसमें प्रारंभ होते हैं। तो हमको इसमें इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल आए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल आए, पुष्पन अधिक हो। अधिक पुष्पन होगा तो उसमें हमारा उत्पादन भी ठीक होगा। तो इसके साथ साथ हमारे लिए अपने खेत में कुछ कीट नियंत्रण करने के लिए भी हमें दवाइयों का और कीटों का भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तरबूज की जो खेती होती है उस पर थ्रिप्स बहुत लगती है। थ्रिप्स जो होते हैं यानी कि जो रस चूसक कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, ये पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें अपना मुंह लगा के और उनके रस को चूसते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इनकी कंट्रोल करने के लिए हम थायोमिथाक्सन या हम उसमें एसिटामिप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे अपनी फसल के लिए हम बचा सकें। इसके साथ साथ कुछ इसमें जो डिजीज़ लगते हैं यानी कि बीमारियां लगती हैं, बीमारियों में एक पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, ठीक है, पाउडरी फफूंद जिसके लिए कहते हैं। तो वो ऐसी बीमारी होती है कि उसमें हमारी जो फसल है उस पर फंगस अटैक कर देता है और हमारी जो फसल है वो जगह जगह से उसमें गलन जैसी समस्या होने लगती है।
तो इस स्थिति में हमें अपने खेत में मैंकोजेब है या M45 या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, ये आती है साफ नाम से, इनका हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसमें थायोफिनाइड मिथाइल या रिडोमिल गोल्ड सिजेंटा कंपनी की आती है, इनका हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए बचा सकें। किसान साथियों, जब हमारी फसल लगभग 70 से 80 दिन की हो जाए, उस समय पर हम देखते हैं कि हमारे खेत में 90% जो फल हैं वो हमारे पकने की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। जब 70 से 80 दिन की फसल हो जाती है तो 90% फल हमारे पकने की स्थिति में हो जाते हैं। उस समय पे हम मार्केट की भी खोज करते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्ट है, जो हमारा तरबूज है, उसके लिए तोड़ के हम किस तरह से तोड़ें, किस तरह से उसका स्टोरेज करें और किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करें। तो उस समय पे हमको ये ध्यान में देना होता है कि जो हमारे जिन तरबूजों पर पीले पीले धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि वो प्रॉपर पक चुके हैं, क्योंकि उनका जब गुदा होता है वो लाल हो जाता है, उस समय पर उसकी सबसे बेहतर टाइमिंग होती है और उसका रेट भी उस समय पर अच्छा मिलता है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब हमारे लिए उसमें से जो पके पके फल हैं उनको तोड़कर और उनकी ग्रेडिंग करके और उनके जो पैकेजिंग करके उनको और हम दूर मंडी में कहीं ट्रांसपोर्ट करके भेजते हैं, जिससे कि हमें उसका एक सही रेट मिलता है और हम उससे मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो किसान साथियों, तरबूज की खेती से संबंधित कुछ मैंने आपको ये जानकारी दी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरा प्रयास आपसे ये रहता है कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराऊं, अच्छी से अच्छी जानकारी दूं, क्योंकि मेरा जो काम है वो किसान भाइयों के लिए सही जानकारी देना और नई नई जानकारियां देना, और जहां भी मुझसे कुछ गलती या कमी होती है मैं प्रयास करता हूं कि मैं उस चीज़ को पूरा करूं और आगे नई जानकारी कहीं से भी मैं अर्जित करके और आप लोगों के समक्ष रखता हूं, जिससे कि आप लोगों की जो डाउट हैं, जो समस्याएं हैं, वो क्लियर हो सकें। किसान भाइयों, वीडियो मैं बनाता हूं, आप लोग देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती हो या जैसी भी लगती हो आप कमेंट जरूर किया करें। उससे ये रहता है कि भाई अगर हमसे कहीं कोई कमी होती है, अगर हम प्रॉपर उसको नहीं बना पा रहे हैं तो हम और बेहतर तरीके से आगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों, ये रही कुछ तरबूज की खेती से संबंधित जानकारी जो मैंने आपके लिए दी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने मित्रों के साथ वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। एक अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।